अस्सलामुअलैकुम। नया दिन, जुमे का दिन, नई शुरुआत, और ऐसे में सर्दी ने अचानक किया है रुख कराची का। दिन हो या रात, सर्द हवाओं का है राज। आज सुबह सूरज तो तुलू हुआ, लेकिन उसकी किरणें मांद नजर आई। ना वो तमाज़त और ना चुभन थी। अलबत्ता सर्द हवाओं की कनकनाहट ज़रूर महसूस हुई। तो कराची का हाल, लेकिन मेरी कोइंकर महक जो लाहौर में बैठी है, महक ज़रा बताएं कि पंजाब में क्या सिचुएशन है। वहाँ पर फॉग है, सर्दी है, क्या कुछ है? अस्सलाम वालेकुम फैसल, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। पंजाब की अगर बात करें, कराची में तो हमने देखा कि सूरज की किरणें थोड़ी मध्यम थी, लेकिन यहाँ पर तो सूरज नज़र ही नहीं आया। ना कल नज़र आया, ना आज नज़र आया। ऐसे लग रहा है कि लाहौर वालों से, पंजाब वालों से रूठ गया और धुंध का राज है यहाँ पर। आज सुबह के वक्त थोड़ा सा, अगर हम ये कहें, कल के मुकाबले में तो वेदर बेहतर था, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सूरत हाल की बात करें फ़्लाइट ऑपरेशंस की, तो मअतल कर दी गई हैं फ़्लाइट ऑपरेशंस। इसके साथ साथ ट्रेन सर्विस भी मअतल है। मोटरवेज, पांचों मोटरवेज बंद है, यानी अवाम को सफरी मामलात के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। गो कि कल रात को, रात सुबह धुंध इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कल अंधाधुंध पड़ी है, या परसों हम कह सकते हैं कि परसों लाहौर का मौसम था। आज कंपैरेटिवली बेहतर था दोनों दिनों के हवाले से। सो लेट्स सी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, दोपहर शाम, तो क्या सूरत हाल लाहौर के मौसम की होती है। लेकिन ठंड जो है यहाँ पर अब ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अच्छा, इसके अलावा खेल की दुनिया से हम एक नए गेम के बारे में भी आपको बताएंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज़ का भी जिक्र होगा, क्योंकि 3-0 का हमने वाइट वॉश कर दिया है। बट द थिंग इज़ कि जो ओडीआई सीरीज़ है वो आगे चली गई है। सब पे होगी बात, लेकिन सबसे पहले कुछ जिक्र करेंगे हम सियासत का, जहाँ सर्द मौसम में अवाम का जोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया है, और कल बड़ी गहमा गहमी हमें नज़र आई। जो बाई इलेक्शन था पीपी 206 का, वहाँ पे नून लीग ने एक बार फिर क्लेम की है वो सीट, और सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि राना मोहम्मद सलीम जो थे नून लीग के, उन्होंने ही एमर्ज्ड एज अ विनर, और उन्होंने जो है 183 पोलिंग स्टेशंस के नताइज थे। तो सलीम साहब जो हैं नून लीग के, उन्होंने 47,000 वोट्स हासिल किए हैं, और पीटीआई की जो नौरीन निशात डाहा थी, उन्होंने 34,000 वोट्स हासिल किए हैं। सब कह सकते हैं 13,000 के वोट का फ़र्क बाई इलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। इसके अलावा बाकी जो थे वो तो दूर दूर नज़र नहीं आ रहे थे ना। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर वासिक थे, 15,000 उन्होंने वोट्स लिए थे, और टीएलपी के जो थे शेख अकमल, उन्होंने 9,000 वोट्स लिए थे। तो नून लीग के पास ये सीट दोबारा चली गई। लेकिन इससे पहले कि हम ज़रा इलेक्शंस की गहमा गहमी को मज़ीद बढ़ाते हुए जो पेशावर में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी बात करें, जरा लाहौर से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो आपको दें। शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रमज़ान शुगर मिल्स केस के चालान में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुलाजमीन के अकाउंट्स में मुंतकिल होने वाली रकम की तफसीलात सामने आई हैं। 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 7 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल की गई है। तो एक अहम डेवलपमेंट आई है सामने सुबह ही सुबह कि शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रमज़ान शुगर मिल्स के चालान में अहम इंकशाफात सामने आए हैं, और मुलाजमीन के अकाउंट्स में मुंतकिल होने वाली रकम की तफसीलात ये सामने आई हैं। 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 7 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है वो मुंतकिल की गई है। और ये भी आपको बताएं कि कौन कौन है। कैशियर है, तो कैशियर के अकाउंट में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल हुई है। क्लर्क है तो 1 अरब 42 करोड़। मैं हमारे नुमाइंदे अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, अरशद से डिटेल्स लेते हैं। अरशद बताएगा, अहम डेवलपमेंट है, क्या डिटेल्स है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो है वो शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ एफआईए ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है, और जो तहकीकात मुकम्मल की है उसमें ये पेशरफ्त ये सामने आई है कि रमजान शुगर मिल के 10 कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ रुपए जो है वो मुंतकिल हुए हैं। इन मुलाजमीन की तफसील कुछ यूँ है कि रमजान शुगर मिल के क्लर्क अजहर अब्बास के अकाउंट में 480 मिलियन जो है वो मसूल हुए हैं, जबकि क्लर्क खिजर हयात के अकाउंट में 1425 मिलियन मसूल हुए हैं। इसी तरह स्टोर कीपर गुलाम शबीर के अकाउंट में 434 मिलियन जो है वो पैसे वसूल होते रहे हैं, और इस मद में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही है। इसके साथ साथ एफआईए ने यह भी कहा कि असिस्टेंट मैनेजर जफर इकबाल के अकाउंट में 525 मिलियन जो है वो रुपए वसूल होते रहे हैं। और इन तमाम मुलाजमीन की जो तनख्वाह थी वो एफआईए ने तहकीकात में ये कहा है कि 25 से 30 हजार रुपए जो है वो इनकी ये माहाना तनख्वाह लेते थे, ताहम जो है वो इनके अकाउंट में मिलियन जो रुपए हैं वो मुंतकिल होते रहे हैं। और इस हवाले से तहकीकात एफआईए की मुकम्मल हो चुकी हैं और चलान अदालत में आ चुका है। जी ठीक है अरशद,
आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। तो यह हम डेवलपमेंट है जिस हवाले से हम बात करें, और फैसल इससे पहले हम बात कर रहे थे आवर के हवाले से, और हम बात कर रहे थे कि ये जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं इनकी गहमा गहमी जो है वो उरूज पर नजर आ रही है। कल खानेवाल की अगर बात करें तो जो सीट थी नून लीग के तो हाथ में चलेगी, लेकिन इससे पहले फैसल मतलब हमने देखा कि इस सीट पे काफ़ी अगर ये कहें कि थोड़ा सा वो नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए या PTI हो जाए, इनके दरमियान थोड़े से इख्तलाफात हमें नजर आए तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ पेशावर में जो बाई इलेक्शन है वो भी गहमा गहमी अरूज पे है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। अब 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इसीलिए ज़ोरों शोर से तैयारियां भी जारी हैं। हर नेबरहुड या विलेज काउंसिल 7 नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, जिसमें अब आपको थोड़ा सा ना इसका कथासस कर देते हैं। 3 जनरल काउंसलर, 1 खातीन, नौजवान, मजदूर, किसान और अक़लियत रुकन शामिल हैं। ये वो पूरी हमने आपको एक लीनियज बता दी। अब पहले मरहले में 17 अजला में इलेक्शंस होंगे। इन अजला के 2382 नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के लिए भी नुमाइंदों का इंतखाब होगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि तारीख़ में पहली मरतबा ज़मशुदा कबायली अजला में भी बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 3 कबायली अजला यानी मोहम्मद, खैबर और बाजवाड़ में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। ज़िला मोहम्मद में 7 नेबरहुड और 58 विलेज काउंसिल्स में 155 खातीन इलेक्शन लड़ रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बड़ा फैक्टर एक ये भी है कि मोहम्मद ज़िले से सास बहू जो हैं वो मैदान में है। वाह वाह, क्या बात है! यानी कि फ्रॉम होम, फ्रॉम किचन टू इलेक्शंस डायरेक्ट। और अच्छा फैसल, वैसे एक चीज़ है ना यहाँ पे, सास बहू दोनों अगर सियासी मैदान में हो तो अगर कोई बहू की मुखालफत में आगे आ रही है, कोई सास की मुखालफत में आगे आ रहा है, तो ये यकीनन बाद में घरेलू झगड़ों की तरफ चली जाएगी चीज़। लेकिन खैर, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा ये साइन भी है अगर हम मोहम्मद की बात करें कि वहाँ से ख़वातीन जो हैं अपने हुकूक को समझते हुए बाहर निकलना पसंद कर रही हैं। 65 बरस की दुनिया बीबी हैं, विलेज काउंसिल तड़कई 3 से ANP की उम्मीदवार हैं, जबकि उनकी बहू जो है राबिया वो तड़कज़ई 2 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही हैं और दुनिया बीबी ख़वातीन के मसाइल हल करना चाहती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सास बहू हैं और अब आप लोगों के मसाइल समझती हैं। फैसल आगे डिटेल्स आप दें। हाँ, और राबिया जो है वो लड़कियों के लिए तालीम का उसूल आसान बनाना चाहती है। सब पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आज। एक तो ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक मौजूद है और इसके अलावा तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली साहब हैं। हम इन दोनों को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका भी। मैं आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का तारिक भाई आपसे। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ खित्तों में लोकल बॉडी सिलेक्शन अपने रंग, अपने अलग कलर के साथ होता है। एक तो ये कि यहाँ बड़े दिनों बाद होने जा रहे हैं लोकल बॉडी सिलेक्शन। दूसरा ये कि जो ज़मशुदा इलाके थे उनमें पहली मरतबा ये चीज़ हो रही है। तो मुझे बताइएगा क्या फ्लेवर देगा इस बार ये जो लोकल बॉडी सिलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो फैसल भाई मैं आपको ये बताना चाहूँ कि सूबाई हुकूमत तो बिल्कुल उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए और उस बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में जो इख्तियारात हैं, माली इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात हैं, वो निचली सतह तक पहुँच जाए और आवाम को जो उनका हक़ मिल जाए। लेद है कि और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया था और सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से फिर ये मजबूर हो गए थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए, तो फिर उन्होंने पहले फैसला ये कर लिया था कि चूँकि ये गैर जुमाती बुनियादों पर होंगे। उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन की जुमातें जब चली गई थी, फिर दोबारा अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया था कि नहीं, ये जुमाती बुनियादों पर होगा। तो बादल नखास्ता जो ना ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि जो फ्लेवर क्या होगा, तो आपने देखा है कि पूरे सूबे में इस वक्त जो ना एक सियासी और इंतखाबी जो ना हलचल मची हुई है, एक गहमा गहमी है हर जगह पे जो ना। अच्छा, आपकी बार इन्होंने ऐसा किया कि पहले तो यह था कि ज़िला नाजिम हर ज़िले की सतह पे ज़िला नाजिम हुआ करता था। आपकी बार इन्होंने ज़िला नाजिम का तस्वर ख़त्म कर दिया और आज हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिवीज़न हेडकोार्टर्स है, जिसमें डेरा इस्माइल खान, बनू, कोहाट, पेशावर, मर्दान, हज़ारा और मलाकंड, तो अब की बार इसमें जो ना चूँकि 2 मराइल में इलेक्शन हो रहे हैं, पहले 17 अजला में और 5 डिवीज़न में इलेक्शन हो रहे हैं। उस 5 इलेक्शन जो डिवीज़न सतह पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो सिटी कौंसिल होंगे 5, जिसका सरबराह मेयर कहलाएगा। अब उसके नीचे जो ना फिर तमाम तहसील कौंसिल हैं। आपकी बार पहले मरहले में अगर देख लें तो 5 सिटी कौंसिल हैं, 66 जो ना ये तहसीलें हैं और 2000 तकरीबन 382 जो ना नेबरहुड है जहाँ पे अब की बार इलेक्शन होगा। अब अगर हम देखें तो तमाम सियासी जमातें जो ना वो मैदान में कूद पड़ी हैं और उनके कारकुन भी जो ना वो अपने लिए
जो उनके नामजद उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के लिए कोशा हैं। यहाँ पे हर किस्म की जो है ना हरबे इस्तेमाल किया जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी हो रही है, ताजिरों के पास भी जा रहे हैं, बाज़ारों में भी जो हलचल नज़र आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है, ये इतलात भी आ रही है कि वोट के वसूल के लिए जो ना हर किस्म के जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पैसे भी दिए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। ये जो हर किस्म के हरबे हैं ना, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी, क्योंकि ये जो हरबे होते हैं ना, इनकी बड़ी बाज़गश्त होती है। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वो हरबे या तो बिरयानी की प्लेट होती है, या नान होता है कोई, या फिर कैश की सूरत में होता है। इख्तियार वली साहब, आपकी जानी बात आप प्लीज़ मुझे बताएगा, तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो एक्टिव, जैसे कि तारिक साहब भी कह रहे हैं कि एक्टिव अब हो गई हैं, और होना भी चाहिए और होना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर ज़्यादा बड़ा मैदान मारना है तो यहाँ पर एक्टिव अगर आप नहीं होंगे तो जाहिर है फिर आगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नून लीग की कैसी तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। नून लीग की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। इस वक्त तकरीबन 17 अजला में जहाँ पे तहसीलें हैं, हर तहसील पे हमारे उम्मीदवार खड़े हैं और उनकी कैंपेन जो है तो वो हम चला रहे हैं। हम रात को 2-2 बजे घर आते हैं। तारिक आफाक साहब हमारे सूबे के बड़े कोहनामश सहाफ़ी हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा तजज़िया आपके सामने पेश किया कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, फिर उसके बाद हुकूमत पे क्या गुजरी। हुकूमत ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती थी, वो इससे भागना चाहते थे, बिकॉज दे नो देयर परफॉर्मेंस, ये हुकूमत की परफॉर्मेंस है क्या। फिर सुप्रीम कोर्ट से जब उनको बड़ी सबकी हुई और वो वापस आए तो उनको मजबूरन इलेक्शन कराना पड़ा, और सियासी बुनियादों पर पहली दफा ये इलेक्शन हो रहे हैं। सही है। मजे की बात आपको बताऊं कि सियासी बुनियादों पर होने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल के लेवल पर किसी के पास बल्ले का निशान नहीं। यानी इनको अपनी परफॉर्मेंस मालूम है और पब्लिक का रिस्पांस भी इनको मालूम है कि इनको किसी ने वोट देना नहीं है, और इन्होंने बल्ले का निशान जो है वो अपने पोस्टर पर, अपने फ्लैक्स पर और बैलेट पेपर पर नहीं डाला। कोई बाल्टी के निशान से इलेक्शन लड़ रहा है, कोई वास्कट के निशान से इलेक्शन लड़ रहा है, कोई थर्मोस के निशान पे खड़ा है, कोई पंखा लेके खड़ा है, बल्ले का निशान किसी में नहीं है। बावजूद इसके कि हाई कोर्ट पेशावर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था कि तमाम सियासी जमातों को अलाउ किया जाता है कि कोई भी अपना निशान अपनी जमात का ले सकता है। सही। इसके पीछे जो रीजन है वो यही हो सकती है कि महंगी रोटी, महंगी गैस, महंगी बिजली, बेरोजगारी और इंतहाई महंगाई और बहुत ही ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं कि जो रिसेशन आ गया है, जो इन्फ्लेशन हो गई है, इन चीजों को ये लोग काउंटर नहीं कर सकते। और लोगों का बेघर होना, लोगों का भूखा हो जाना, कारखानों का बंद हो जाना, तो ये चीजें ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक रिस्पांस को जानते हुए इन्होंने अपनी पार्टी का निशान बल्ला नहीं। ठीक है सर, आपका इख्तियार भाई ये पॉइंट आया। सर तारिक भाई ये बताएं, जाहिर सी बात है आपने भी कहा कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी जो गवर्नमेंट थी वहाँ की लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाने में। फिर इख्तियार अली साहब भी कह रहे हैं कि क्योंकि परफॉर्मेंस सबको पता है वहाँ पे हुकूमत की, इसलिए मतलब कि ये बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्टर हाईलाइट किया कि वो पीटीआई के इंतखाबी निशान के साथ नहीं जा रहे। क्या इसी तरह की चीज़ है? क्योंकि वहाँ पे जब आप पीटीआई से बात करें तो वो कहते हैं जी हमने इतना अच्छा पुलिस में भी रिफॉर्म्स कर दिए, टूरिज़म की भी हमने बड़े ज़बरदस्त काम किया है, और सेहत और इसके भी। तो क्या वाकई ऐसी चीज़ है कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि असल मुकाबला किसके दरमियान है यहाँ पर पूरे इलेक्शंस में? देखिए फैसल साहब, इसमें जो ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि तब्दीली तो यहाँ पे जो आ चुकी है वो सिर्फ कागजात तक महदूद है। तो कागजी सतह पे अगर आप देखें तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा में जो ना शहद की नहरें भी बह रही हैं और दूध की नहरें भी बह रही हैं। जहाँ तक आपने जो ना टूरिज़म की बात की, आप खुद घूमे फिरें, कहीं भी आपको जो ना हुकूमती सतह पे कोई सहूलत मैसर आई थी जितना आपने जो ना हमारे नादरन एरिया का आपने विज़िट किया है? ये सिर्फ मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी जो ना कि यहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे तरक्याती काम नहीं हुए, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर आप हज़ारा डिवीज़न से लेकर डेहरत डिवीज़न तक जाए तो तब भी जो ना इस वक्त भी आपको पीटीआई एक मौसर सियासी क़ुव्वत के तौर पे नज़र आएगी। वो हज़ारा में भी जो ना मुतहरिक है, वो मलकन डिवीज़न में भी मुतहरिक है, वो मर्दान डिवीज़न में भी मुतहरिक है, पेशावर, कोहाट, भनू और डेरा। अब जहाँ पर भी जो ना अगर आप इस बल्दियाती इलेक्शन का अगर आप तजिया कर लें और जायज़ा लें तो
चूँकि वहाँ पे इस वक्त हज़ारा डिवीज़न में और मलकन डिवीज़न में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बाकी 5 डिवीज़न में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस 5 इलेक्शन में जहाँ पर भी सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनका मुकाबला जो ना बराह रास्त होगा PTI के साथ। अब अगर आप डेरा की मिसाल ले लें तो डेरा में जो ना JUI और पीपल्स पार्टी उसका मुकाबला है PTI के साथ। अगर बनू देख लें तो बनू में जो ना JUI का बराह रास्त मुकाबला है PTI के साथ। इसी तरह अगर आप क्वाड डिवीज़न देख लें तो वहाँ पर भी जो ना नून लीग और पीपल पार्टी और ये अवामी नेशनल पार्टी JUI इसका मुकाबला है PTI के साथ। पेशावर में भी यही सूरत हाल है। और मैं अपने जो मेरी ज़ाती राय है, जो मेरा तज्जिया है, इन मुमकिन है कि 5 जो डिवीजनल सिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ, इन मुमकिन है कि उसमें से जो ना PTI 3 जीत ले। पेशावर, कोहाट, अच्छा। बनू, डेरा इस्माइल खान और मर्दान, इसमें से जो ना जो मेरा अंदाज़ा है उसके मुताबिक और जो कुछ मैं देख रहा हूँ इस वक्त, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इन मुमकिन है कि PTI जो ना 5 में से 3 जो सिटी कौंसल है या सिटी मेयर है वो निकालने में कामयाब हो जाए। नीचे तहसील के सतह पे जो ना फिर सूरत हाल अलग होगी। सो उसमें जो ना उसमें JUI के लोग भी आएंगे, उसमें ANP के लोग भी आएंगे, कहीं पे जो ना पीपल पार्टी के लोग भी आ जाएंगे। लेकिन जो असल मुकाबला होगा यहाँ पे वो इन 4-5 जो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान होगा और उसके लिए जो ना काफ़ी कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बता दिया था कि एक मौसर सियासी कुव्वत अब भी के तौर पर अब भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो पहला सूबा था खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे जिसने खान साहब को जो ना सिर्फ वेलकम किया था बल्कि उन पर जो ना अंधा एतमाद भी किया था। अगरचे वो वाली सूरत हाल अब नहीं है कि जो 2018 में थी। बहुत सारे लोग वो जो फ्लोटिंग वोट था, अब वो फ्लोटिंग वोट जो ना वो PTI को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे उसके अपने कारकुन जैसे इख्तियार वली साहब और ने तारिक कह साहब दिया इसके कि बहुत ज़्यादा वजूहात भी हो सकते हैं, महंगाई हो सकती है, तरक्याती काम का ना होना, वसाइल के जो सबसे बड़ी बात तो फराहमी यही है वो ना सबसे होना, बड़ी बात जाहिर सी यही बात है। मेन रीजंस एग्जैक्टली यही हो सकती है। इख्तियार साहब आपकी जानिब आती हूँ अब प्लीज़। जैसे कि आपने कहा भी कि PTI के जो उम्मीदवार है वो जो है बल्ले के निशान पर अब नहीं लड़ रहे। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो नून लीग और अगर पीपल्स पार्टी की सूरत हाल की बात करें, निशान वही है, शेर की धाड़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से तीर। जी बिल्कुल वही है। हमारे उम्मीदवार जो हैं वो अपने निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहसील कौंसिल में भी, नेबरहुड कौंसिल में भी, विलेज कौंसिल में भी। और मैं थोड़ा सा ये तारिक भाई की बात को बढ़ाना चाहूँगा कि जी जी। जिसको आप समझ रहे हैं कि ये जो आपको ग्राउंड पे नजर आ रहा है कि ये PTI है, तो इस वक्त ये PTI नहीं, ये इस वक्त हुकूमत है। मैं आपको पेशावर की मिसाल दूंगा कि पेशावर में सरकारी मशीनरी के गाड़ियों को और सरकारी महकमों की गाड़ियों को पकड़ा गया है और कोई सियासी वर्करों ने नहीं, आम पब्लिक ने रोका है कि आप तहरीक इंसाफ के झंडे खंभों में क्यों लगा रहे हैं, आपको किसने इजाजत दी है। और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। और वो जो वहां से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कामरान बंगश, उनके भाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिजवान बंगश, तो उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया। 2 दिन पहले नौशेरा में एक्साइज मिनिस्टर अपने हल्के में जा रहे थे लोकल बॉडीज इलेक्शन कैंपेन में, तो पब्लिक ने उनको रोक कर वापस भेजा है कि गो आउट, गो बैक और गो के नारे लगे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, पैनाफ्लैक्सिस, झंडे या यहाँ तक कि इसमें सारी पूरी मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व है। अब नौशहरा में अगर आए तो यहाँ पे वजीर दिफा परवेज खटक साहब हैं, जो गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन में ठीक ठाक वो मार खा चुके हैं, उनको शिकस्त भी हुई थी। और अब वो यहाँ बैठ के इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, और इलेक्शन को खता कलामी की माजरत मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। देखें, जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ जो हुकूमती मशीनरी इलेक्शन में इस्तेमाल होती है, मैं कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जिसका जहाँ जिस खत्ते में इख्तियार होता है वो तो ये करता ही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे तारिक भाई ने भी एक अंदाज़ा लगाया है कि इतनी सीटें जो है वो PTI निकाल सकती है, आप क्या अंदाज़ा है, नून लीग का क्या अंदाज़ा है, वो कितनी? अच्छा, इससे पहले मैं आपसे पूछूं, आपने कामरान मंगश के हवाले से बात की, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। कामरान भाई से बात करते हैं। कामरान मंगश साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका नया दिन को वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, हमारे साथ हमारे नून लीग के साथी भी बैठे हुए हैं, इख्तियार वली साहब, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमती मशीनरी जो है वो इस वक्त इलेक्शंस में इस्तेमाल की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपको अस्सलाम वालेकुम, इख्तियार भाई को भी। ये एक रिवायती हरबा है अपोजिशन की जानिब से, हमेशा ही यही होता है। अगर हम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते तो कल के इलेक्शन में आप देख लें, जो खानेवाल का इलेक्शन हुआ,
हुकूमती मशीनरी के बावजूद कोई हुकूमत में बैठा हुआ शख्स इलेक्शन हार सकता है? ये अजीब किस्म की बातें होती हैं। मैं बोंगिया नहीं कहूँगा क्योंकि ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कुलीग भी हैं। इस तरह की बातों से ये अपनी शिकस्त जो है वो पहले से ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। इन साहब की पार्टी के तो कैंडिडेट्स ही नहीं है। अगर आप पेशावर में बात करें तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बिठा दिया है, अगर आप नौशहरा की बात करें तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बिठा दिया है। ये कल को इलेक्शन के बाद फिर कहेंगे कि यार धांधली हो गई और हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। ये इस तरह की बातें जो हैं ये अपनी शिकस्त खुर्दा जहनियत लोगों को दिखाते हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं पहले से ही। कोई हुकूमती मशीनरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है खैबर पख्तूनख्वा की, और हर जगह पे माशाल्लाह जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है अवाम की तरफ से। तो ये कामरान भंगश साहब कथा कलामी की माजत, हुकूमती जमात और बहुत ज्यादा मजबूती के जो आप दावे करें, लेकिन जब काम ही नहीं हुआ, वो अवाम को बुनियादी वसाइल ही नहीं मिले, महंगाई का रोना वहाँ की भी अवाम रोती है, जैसे पंजाब या सिंध की या फिर दीगर जगहों की अवाम रोती है। तो आपको लगता है कि अब अवाम का रिस्पॉन्स वैसा ही है PTI के लिए? सीटें आप लोग निकाल लेंगे जितनी उम्मीद की जा रही है? देखें, दो बातें आप कर रही हैं। एक, आप काम की बात कर रही हैं तो वो तो आप खुद आए, मैं आपको दावत देता हूँ। आपकी टीम्स आ चुकी हैं समा की, आप हमें भी बुलाएं, आपके लोग आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जितना काम हुआ है, आप बता दें किसी और जमात ने या किसी और ने किसी और जगह पे किया हो। ये बात करना कि काम नहीं हुआ। कामरान साहब मैं भी मौजूद हूँ, तारिक आफाक, अच्छा सब कुछ मैंने देखा हुआ है। और मैं भी इनको कहता हूं कि आप जरा हमें भी दावत दें कामरान भाई के, वो दिखाएं जरा जो आपने करिश्मे किए हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस, जरा हम भी देखें। मैं किसी की कतकलामी नहीं चाहता, मेरा ये तरीका नहीं है। मेरे ख्याल से इख्तियार भाई ने बात की है। मैं आपको फिंगर टिप्स पे अभी गिनवा देता हूँ। आपकी एक नहीं गिनवाई नहीं, फेसबुक नहीं करना, आप दिखाएं हमें लेके जाएं, हम अपने खर्चे पे जाएंगे, आप लेके जाएं। मुझे वैसे ये आदत थी है कि मैं किसी की बात काटूं। मेरे ख्याल से इख्तियार साहब नहीं, हम काट नहीं रहे, आप अपनी बात जारी रखें। मैं सिर्फ, हमने आपको बोला कि आप सिर्फ इनको दावत ना दे, हमें भी दावत दें। हम भी आपके कोलीग्स हैं, एक असेंबली में बैठते हैं, तो अगर हम भी आपके साथ चले जाएं तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे आपको। वी हैव ऑल द गट्स टू अप्रिशिएट यू इफ यू हैव डन समथिंग। आपने यही कहना है कि ये नवाज शरीफ ने इतना कुछ किया, हालांकि वो आपको पता है कि वो किधर भागा हुआ है, किधर भागा बैठा है। आप ये बात छोड़े ना कि आप तो छोड़े ही, आपने तो नवाज शरीफ की बात आप छोड़े ना। आपके पेशावर कामरान भाई हमारे कैंडिडेट खड़े हैं और हम आपको दिखा देंगे। हमने दो जगहों पर आप अपनी बात कर ले, मैं आपको जवाब देता हूँ। हमने दो जगहों पर पावर शेयरिंग मैं कामरान भाई आपसे भी, इख्तियार साहब आपसे भी मैं चाहूंगा एक मिनट। लाइक जमात है आप लोगों। अच्छा, आप कैंडिडेट नहीं खड़े करते, आप लोगों को अपना पता नहीं है, आपको आपके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है। कामरान भाई मैं आपसे एक सवाल, हम आपको कारकर्दगी दिखाते चले, मैं हमारे साथ बैठे सबको। मैं आपसे उसी का सवाल कर रहा हूँ कामरान भंगश साहब। मैं आपसे, देखिए मेरे ख्याल से इट्स टू लेट कि हम किसी को दावत दें और चलें और चल के देखें कि हमने ये काम कराया है। ये इतवार को इलेक्शन आ रहे हैं, तो कामरान भाई मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कामरान भाई। मैं अच्छा मुझे तो पूछने दें ना कामरान भाई, मुझे तो पूछने दें। ग्लोबल इन्फ्लेशन 9% पे है ग्लोबल। अच्छा कामरान भाई चले मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी वबा आ चुकी है जिसको पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से हैंडल किया। दुनिया भर की लोगों ने उसकी तारीफ की है, पाकिस्तान ने उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। इंशाल्लाह महंगाई से भी हम निकल आएंगे। अच्छा कामरान भाई, अब मुझे मौका देंगे? बिल्कुल, ये आप नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ। मैं आपको नहीं कह नहीं सकते सर, मुझे बताने तो देना। मैं आपको कहता हूँ कि आप आए, समा की टीम, हम आपको बताएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम हम कर चुके हैं, कितना काम हम कर रहे हैं। माशाल्लाह से खैबर पख्तूनख्वा में जितना काम हुआ है कहीं नहीं हुआ। कोई करप्शन नहीं है, कोई यहाँ पे बगोरे नहीं है, कोई यहाँ पे भागने वाले नहीं है। मेरे ख्याल से इस तरह गुफ्तगू का मरना यही पे है। कामरान भाई, इस तरह गुफ्तगू का मजा नहीं आएगा। एक मिनट, इस तरह गुफ्तगू का मजा नहीं आएगा। देखें हम सारे आपस में जुड़े हुए हैं
और आगे अवाम को ही आपने भी और इख्तियार भाई आपने भी आप दोनों ने जाना ना, तो इस तरह लड़के क्या फ़ायदा होना है। आपने कामरान भाई बात की, हाँ आपने बात की कि जी बिल्कुल यकीनन, और हमें आने की ज़रूरत नहीं है, कई मरतबा वैसे भी चक्कर लगता रहता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कामरान भाई जब आप सफ़र अपने आगाज़ करते हैं आपका इस्लामाबाद से, और ये वाली सड़क से जब आप जाते हैं तीमरगरा से दीर से फिर आप बाब कुमराट से होते हुए फिर वहाँ से पूरा पहुँचते हैं, सर वहाँ पे बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े, इतने लाख की ये रोड, इतने लाख की ये रोड, इतने लाख की ये रोड नहीं है। आज के दिन तक वो सड़क नहीं है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है लोगों की, या फिर वहाँ थल पहुँच जाए, थल से आगे सड़क नहीं है, वहाँ भी सड़क नहीं है। मैं तो सर ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पिछले इलेक्शंस में आप हेल्थ कार्ड पे स्वीप आपने मारा था, वो बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम था। इस बार आवाम को बताने के लिए, क्योंकि आप स्पेसिफिक हो जाए ना, मैं आपसे चाह रहा हूँ स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक होकर बताएं कि जी फ़लाँ चीज़, तो मुझे बताएं पिछले इलेक्शन में हेल्थ कार्ड, इस बार कौन सी वो चीज़ है जिसको दिखा के आपने कहना है कि जी ये हमने किया है और इस बार फिर हम स्वीप करने जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने की है सड़कों की। हमने खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सड़कें बना दी हैं। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे, सूबाई मोटरवे, वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है, जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ समर टूरिज्म बल्कि विंटर टूरिज्म, अगर आप विंटर टूरिज्म की बात करें, 7 लाख लोगों से ज्यादा पर डे की हमारी सिर्फ विंटर टूरिज्म हो रही है माशाल्लाह। ठीक है, तो सड़कों की बात जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बेहतर हो रही है, बेहतर हो चुकी है काफी। आप जिन एरियाज की बात कर रहे हैं वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया से, अगर आप कुमराट की बात करें, कुमराट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक्सप्लोर किया, तो एक पोटेंशियल टूरिस्ट एरिया के तौर पर उसको एक्सप्लोर किया। ठीक है, ये इख्तियार भाई को शायद उनको ये मजा देता है कि किसी की बात को काटे। आप करें, ये करते रहेंगे। अपनी बात मुकम्मल तो करें ना, छोड़ें आप अपनी। 2018 में आपने इलेक्शन जो है वो सेहत कार्ड पे जीता, बिल्कुल नहीं जीता। 2018 में सेहत कार्ड था ही नहीं, वो बिल्कुल लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए था। ये 2020 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पूरी पॉपुलेशन को कवरेज दी। अब आपने बात की कि आप बताएं, फिंगर टिप्स पे बताएं कि आपने क्या किया। हमने कबायली अजला को मर्जर के बाद सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज दिया। 62 अरब रुपए तक अब वहाँ के तरक्याती काम हो रहे हैं। कभी तारीख में 20 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती काम नहीं। हमने टूरिज्म में, जैसे मैंने आपको बताया, टूरिस्ट एरियाज को अपलिफ्ट किया। हमारा टूरिज्म जो जिस टूरिस्ट इकोनॉमी है जो हमारी, वो बहुत बूस्ट कर गई है माशाल्लाह से। हमारी माइंस और मिनरल की इकोनॉमी जो है वो बहुत बूस्ट कर गई है। तकरीबन 5 अरब रुपए सालाना से ज्यादा हमारी इकोनॉमी उसमें आ गई है। हमारी अगर आप एनर्जी एंड पावर सेक्टर को देख लें, हमने 3,500 से ज्यादा मसाजिद की तरफ देंगे, मैं इनकी बात को अच्छा ठीक है कामरान भाई, आपका मौक़िफ़ आ गया। इख्तियार साहब शॉर्टली ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि मैं फिर तारिक आफाक से भी इसका ज़रा एक रैप अप करवा लूँ प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कामरान बंगश साहब जी मैं आपको बताऊं कि कामरान बंगश साहब, आप बिरादर मोहतरम, आप इतनी बात करें कि जितना अगला बंदा बैठ के उसको बर्दाश्त कर ले। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 2 कैंडिडेट्स हैं पिशावर और नौशहरा वाले, वहां पे हमारा पावर शेयरिंग फॉर्मूला हुआ है, तो वहां पे हमने 2 कैंडिडेट ड्रॉप किए हैं। बाकी एवरीवेयर हम आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं, हम आपको कम्पीट कर रहे हैं और हम आपको शिकस्त देंगे। और ये आप लिख के ले लें कि तहरीक इंसाफ का कोई मेयर, कोई तहसील नाज़िम नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको पब्लिक को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वरना आप हमें दिखा देते। हम असेंबली में आपके पास बैठे हैं, आपके बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में आपके सीनियर लोग ये कहते हैं कि हमारे लगाए हुए दरख्त जो है वो बकरियां खा गई है, कुछ उगे नहीं, कुछ बकरियां खा गई है। आपके बिलियन ट्रीज नहीं है। अब पुराने जंगलों पे आप नाम मत रखें कि ये आपकी बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है। आपका भी सही है, आपने बताया, आपका भी पॉइंट आपने बताया, ठीक है सर, आपका भी पॉइंट आ गया, आपका भी पॉइंट आ गया। इतना बड़ा खुतबा हमने सुना है। सर हमारे पास वक्त मुख्तसर है, मैं ये चाह रहा हूँ, गुफ्तगू की खूबसूरती होती है कि चंद लफ्जों में अपनी मुकम्मल बात बयान कर दें। आप प्लीज 30 सेकंड और ले लें। जी ले लें। जी मैं बताता हूँ, आपकी जो मोटरवे का ये क्लेम कर रहे हैं वो मोटरवे नहीं है, वो एक छोटी सी सड़क है, इतनी बड़ी वो मोटरवे नहीं है। दूसरा, अगर आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो आप
इस्लामाबाद मोटरवे पे ट्रैवल करे और उस पर भी ट्रैवल करे, आपको पता चल जाएगा वो जीटी रोड से भी उसकी अबतर हालत है, बल्कि जीटी रोड उससे बेहतर है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इनका कोई बंदा इनके निशान पे ठीक है, ठीक है, इलेक्शन नहीं लड़ बिल्कुल रहा। बिल्कुल, ये भी आपकी बात, बुनियादी वजह ये भी ये आपकी पहली बात आ गई थी। थैंक यू सो मच कामरान मंगल साहब और इख्तियार अली साहब। आखिर में तारिक आफाक भाई, आप मुझे बताएं, जितने कामरान भाई ने क्लेम किए हैं, कितने उसमें से सही हैं, कितने 100% दुरुस्त हैं, ज़रा बताएं। देखिए कामरान यकीनन वो सूबाई हुकूमत को डिफेंड करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसमें जो ना मुझे मुबालगा नज़र आ रहा है कि जिस पाए पे वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे तरक्यात। देखिए इस वक्त अगर टूरिज़्म की हम बात कर लें, आप कलाम चले जाएं, अगर आपको वहाँ पे इस मौसम में बिजली मिल गई तो मैं कह दूँगा कि टूरिज़्म में जो ना काफ़ी काम हो चुका है। मैं सिंपल से एक मिसाल बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो ना आपने ठीक है कि वो जो आप चकदरा मोटरवे की बात कर रहे हैं या एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, तो ये इससे पहले हुकूमत में बनी थी, पर उस खटक ने इसकी बुनियाद रखी थी। यकीनन उसका क्रेडिट उसको जाता है, सेहत इंसाफ का क्रेडिट जो है उसको इनको जाता है। लेकिन जो बात इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि उनको जो ना कोई तहसील सतह पे उनका उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यकीनन जो ना इनकी नशिस्तें आएंगी, यकीनन जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 में से जो ना 3 सिटी कौंसिल ये जीत पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो ना यकीनन उन्होंने काम किया है, लेकिन इतना मुबालगा अमेज अंदाज में जिस तरह कामरान भाई पेश कर रहे थे इतना नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको बताया ना कि एक सियासी कुव्वत है। कामरान भाई समझ रहे थे कि हम लोग यहाँ बैठे में कभी गए ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा, तो ऐसा नहीं है। वो भी हमारे दिल से बहुत करीब है और हम एक एक चप्पे के वहाँ छान चुके हैं। लेकिन थैंक यू सो मच आप सबका। अब जिस तरह बात हुई और जो कामरान मंगल साहब ने बात की, उस हवाले से छोटी सी रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की ख़राब सूरत हाल का जो है वो पोल खोल दिया है। 21,000 किलोमीटर से ज़ायद तवील सड़कों का 41% हिस्सा इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। देही आबादी को अस्पतालों और स्कूलों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक पे जाते जाते ये भी देखते जाइए। तो जनाब कहते हैं कि सीखने का जो अमल है वो हमेशा जारी रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। आप ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट पर हों, हमेशा सीखें। इस्लामाबाद की कंपनी है वाइज ऑफ तालीम, और तालीमाबाद का ये मिशन है कि हर किसी को सिखाना है। ये जो कंपनी है तालीमाबाद, इसने बहुत ज़्यादा तरक्की भी हासिल की है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि बच्चों को खेल के साथ साथ फैसल सिखाते भी हैं। और जब बच्चों को खेल के साथ साथ सिखाया जाए ना, तो वो खुशी से सीखते हैं, क्योंकि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर हम उन्हें सिखाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि बेटा खेल भी ये है, तालीम भी ये है, सीखने का प्रोसेस भी ये है, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि जो लर्निंग ऐप मुतारिफ़ कराई गई है, इससे उस्ताद ही नहीं तलबा की ज़िंदगी भी आसान हो गई। तालीमाबाद लाखों बच्चों को लर्निंग ऐप्स के ज़रिए ये तालीम देती है। इन्हीं खिदमात पर दुनिया का मोतबर वॉइस अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये अवार्ड तालीमाबाद को कतर के शाही ख़ानदान की जानिब से दिया गया है। वॉइस अवार्ड तालीम और समाजी बहबूद के शोबे में सबसे अहम अवार्ड्स में से एक माना जाता है। और कितनी अच्छी बात है कि महक, पहले होता था कि आप बच्चों को किताब से पढ़ाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ये चीज़ जो डंडे से भी पढ़ाते थे पहले बच्चों को। वो फिर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चीज़ ये है कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो अब इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि जो इंसान के जो सेंसेस होते हैं ना, ह्यूमन सेंसेस, वो पढ़ने से ज़्यादा देखने और फिर उसको कंसीव करके उस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब आप देखें पूरा दिन ज़्यादातर क्या शिकायत रहती है माओ को, ये मेरा बच्चा मोबाइल से हटता नहीं है, ये मेरा बच्चा टीवी से हटता नहीं है। तो बजाय, पता है ह्यूमन नेचर है कि जितना आप उसको केज में बंद करेंगे, जितनी पाबंदी लगाएंगे, उतनी मजामत करेगा। तो क्यों केज में बंद करें, क्यों पाबंदी लगाएं, क्यों ना जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम बच्चे को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें, तो फिर आपके रिश्तेदार या घर में जो बड़े होते हैं वही कहते हैं कि माँ बाप ने तो शायद बच्चे को इतना आज़ाद छोड़ा, उसको कुछ कहते ही नहीं है, उसको कुछ सिखाते ही नहीं है, हर वक्त वो मोबाइल में लगा रहता है। एग्जैक्टली यही चीज़ है। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मोबाइल से जो ऊटपटांग चीज़ है वो सब कुछ सीख रहा है, जो अच्छी है जो बुरी है सब कुछ सीख रहा है, उसके फिर ऑब्वियसली रेपरकशंस होंगे। तो ये तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि वो किस तरीके से उसको केज में बंद ना करे, बल्कि जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहीं ले जाके उसको दिखाए कि देखो यार, अगर तुम ये कर रहे हो तो ये कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ तालीमाबाद ने भी सोची है। अब ये तालीमाबाद क्या है, क्या करता है और
कैसे करता है, इस सब पे भी हम बात करना चाह रहे हैं। तालीमाबाद की COO हैं हमारे साथ सारा फारूक, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, आई होप आप आज अच्छी होंगी, ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो वॉइस अवार्ड के लिए। इट्स लाइक एन ऑनर फॉर ऑल द पाकिस्तानीज टू हैव दिस अवार्ड। मुझे बताइएगा क्या है तालीमाबाद, क्या कर रहा है, कब से कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच हमें देने के लिए। जी, तालीमाबाद जो है बेसिकली इट्स एन एडटेक कंपनी। हमारा मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम एक अच्छे मेयार की तालीम पाकिस्तान भर के बच्चों तक पहुंचा सकें। और जो वाइज अवार्ड है ये कतर फाउंडेशन की तरफ से एक अवार्ड है और ये पूरी दुनिया में उन कंपनीज को दिया जाता है जो कि एक इनोवेटिव तरीके से, स्केलेबल तरीके से तालीम को फैला रही हैं। इस अवार्ड में दुनिया भर से सबमिशंस आती हैं और अभी तक ये 78 कंपनीज को मिला है और पाकिस्तान में सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और उनमें से एक तालीमाबाद है। ज़बरदस्त। अच्छा सारा, कार्टून्स के ज़रिए लर्निंग प्रोसेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पेरेंट्स भी जो हैं वो राज़ी और ख़ुशी में जो है वो बच्चों को अब सिखा देंगे कि अच्छा चलो कार्टून देख रहे हैं लेकिन कुछ सीख रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे माइंडसेट क्या था, किस तरह से यह आइडिया आपके जहन में आया? जब तालीमाबाद को हमने शुरू किया तो इसको हम कहते हैं पुल मॉडल ऑफ लर्निंग, कि बच्चा जो है वो बोर ना हो रहा हो बल्कि उसको लगे कि वो कार्टून देख रहा है लेकिन साथ साथ वो सीख भी रहा हो। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है। हम लोगों ने जाकर देखा कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, क्या चीज़ इंजॉय करते हैं। और हमने पाकिस्तान का जो कौमी निसाब है उसको लेकर एक डिजिटल फॉर्म में तब्दील किया। ये 700 से ज़ायद वीडियोस हैं जो कि निसाब के मुताबिक बनी हुई हैं। उसको लोकलाइज़ किया, उर्दू ज़बान में है। और जैसे कि आपने कहा एग्जैक्टली यही है कि बच्चे जो हैं एक इनको एजुकेशनल कार्टून्स की तरह हमने शुरू किया था कि कहीं भी हो बच्चा वो इसको जब देखे तो ना सिर्फ एंजॉय करे बल्कि उससे सीखे और इस तरह से सीखे कि उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो रही हो, वो क्वेश्चन कर सके, वो चीज़ों को समझ सके। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड आई थिंक हमारा जो कंटेंट है वो अब इतना रिकग्नाइज हो चुका है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी इंडोर्समेंट मिली है, टीवी पे भी नशर होता है और तकरीबन 8.5 मिलियन बच्चे इसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं और साथ साथ सीखते भी हैं। मैं आपसे यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था कि शॉर्टली मुझे बताइएगा आपकी कोई स्पेसिफाइड टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज इस तरह की चीज़ें जो प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी है उनके पास तो अवेलेबल है लेकिन जो लेस प्रिविलेज्ड है उनके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आपका मोड क्या है इसको स्प्रेड करने का, टारगेट ऑडियंस क्या क्या है आपकी? जी, हम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन की सेगमेंट है, मास मार्केट जिसको कहते हैं, हमारा मकसद है कि हम उन तक इसको पहुँचें। वैसे तो इसको सारे मेरा ख्याल है कि हर किसी तरह के बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। बेसिकली इट्स कार्टून सो एवरीवन एंजॉयज इट, लेकिन हमने इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस हमने ये किया कि एक मोबाइल ऐप के ज़रिए इसको हमने उसमें इसको डाल दिया। उसका भी मकसद यही था कि ये पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंच सके। पाकिस्तान में जो है वो अभी स्मार्टफोन्स की शरह बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की शरह बढ़ रही है। तो हमें लगता था कि अगर हमने इसको 44 मिलियन जो बच्चे हैं पाकिस्तान में उन तक पहुंचाना है तो टेक्नोलॉजी को लाना इसमें ज़रूरी होगा। बिल्कुल। और सारा ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब बच्चों के लिए एक जैसा सोच रहे, बात करते हैं ना कि तालीम का जो निज़ाम है वो सब बच्चों के लिए एक जैसा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा जो लेवल है उसको बीट कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जब भी नाम जहन में आता है तो कलेक्शन की बात जहन में आती है, लेकिन अब एक नई चीज़ आई और वो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, यानी ख़रीदारी पर इनामी स्कीम। पहला इनाम 10 लाख, 5 लाख रुपए के 2 और 2.5 लाख रुपए के 4 इनामात रखे गए हैं। 50,000 के 1,000 इनामात भी दिए जाएंगे। तर्जुमान FBR कहते हैं कि हर माह कुरानंदाजी के जरिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे और पहली कुरानंदाजी होगी FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में 15 जनवरी को। लेकिन FBR ने ये इनाम देने का ऐलान क्यों किया है, किन लोगों को इनामात मिलेंगे? क्योंकि जब भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हमारा नाम जहन में आता है, इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग फ्रॉम द पीपल,
और रेवेन्यू इकट्ठा करना। बट नाउ ये स्कीम क्या है, इससे किस तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे और ये इनामात किन पॉइंट्स, किन बेसिस पे दिए जाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और एक बार फिर आपको हम बता दें कि पहला इनाम 10 लाख का, 5 लाख के 2 इनामात हैं और 2.5 लाख रुपए के 4 इनामात रखे गए हैं और 50,000 के 1,000 इनामात भी दिए जाएंगे। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ FATE विंग FBR असद ताहिर जपा साहब। असद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा ये POS सिस्टम से क्या मुराद है और इनामी स्कीम, इसके बारे में प्लीज़ डिटेल्स दीजिए। बहुत शुक्रिया समा टीवी का और आपकी इस नशरियात को चलाने वाली मैनेजमेंट का कि आज मुझे फिर आपने मौका दिया अपने नाजरीन और देखने वालों को इस अहम इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए ये मौका फराहम किया गया। मैं POS का बताता चलूँ कि जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है FBR का, ये दरअसल एक खुदकार निज़ाम है जो काबिल एतबार, रिलायबल एक सिस्टम देता है अपने ख़रीदारों का। वो जो टैक्स उनकी सेल्स के वक्त जब वो ख़रीदारी करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल पे जब उनसे सेल्स टैक्स रिसीव कर लिया जाता है तो FBR का ये ख्याल है और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है कि वो जो टैक्स काटा जाता है ख़रीदारी के वक्त वो कौमी ख़जाने का हिस्सा नहीं बनता। लिहाजा ये जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है ये दरअसल वो कंप्यूटराइज्ड खुदकार निज़ाम वज़ा किया गया है कि जो अवाम का टैक्स काटा जाता है वो कौमी ख़जाना में महफूज अंदाज में लाया जा सके और उसको बराह रास्त जब आप कंप्यूटराइज्ड हमारे QR कोड वाली इनवाइस आपको मिलती है जिसको हम पक्की रसीद कहते हैं, तो उससे वो टैक्स जो कट जाता है ख़रीदारी के वक्त वो बराह रास्त कौमी ख़जाने का हिस्सा बन जाता है, जिसमें इस निज़ाम से पहले काफ़ी हद तक चोरी होती रही है। सही। तो ये पॉइंट ऑफ सेल जो निज़ाम है ये बेसिकली उस निज़ाम की तरफ जाने का लिए एक कदम है जो FBR का नया विजन है जो डिजिटलाइजेशन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे टैक्स सिस्टम को फ़रोग दे रहे हैं इस मुल्क में जो खुदकार निज़ाम पे मबनी हो, जो काबिल एतबार हो, रिलायबल हो, जिसमें आवाम और FBR के दरमियान बराह रास्त ह्यूमन कॉन्टैक्ट मिनिमम हो, ईज ऑफ डूइंग बहुत बिजनेस जरूरी है साहब के अवाम को एतमाद में लेना, और ये जो आप पक्की रसीद की बात करें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर बताएगा, इस इनामी स्कीम से FBR बेसिकली क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं ताकि कैमरे के जो उस पर लोग बैठे हैं इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हें आसानी से समझ में आ जाए? ये जो हमने इनामी स्कीम वज़ा की है ये 5 करोड़ 30 लाख के इनामात हम हर माह की 15 तारीख को FBR हेडक्वार्टर्स में कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग के ज़रिए कुर्रा अंदाजी जो एक शफाफ निज़ाम के तहत होगी उसके तहत हर माह अपने सार्फिन को, ख़रीदारों को जिनके पास ये पक्की रसीदें होंगी और वो हमारे FBR पे जो हमारी टैक्स आसान मोबाइल ऐप अवेलेबल है वो आपके प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। मैं अपने देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि वो सबसे पहले जब ख़रीदारी करने निकलें तो वो 2 काम करें। एक तो हमारे FBR वेब पोर्टल पे जो हमारे टियर 1 रिटेलर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है, जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वो हमारी FBR की वेबसाइट पे उनकी लिस्ट हर वीकली बुनियादों पे जो है वो अपडेट होती है, उसको विज़िट करें और वहाँ जाएं और जब हमारे POS इंटीग्रेटेड रिटेल आउटलेट्स पे जाएं तो वहाँ ख़रीदारी के बाद उनसे पक्की रसीद तलब करें और वो पक्की रसीद की 3 नुमायाँ निशानियाँ याद रखें। एक, उस पर हमारी FBR का मोनो या लोगो होगा, दूसरा उस पर FBR की कंप्यूटराइज्ड इनवाइस नंबर प्रिंट होगा और तीसरा उसके ऊपर QR कोड होगा जिसको उन्होंने अपने मोबाइल में स्कैन करना है। उस मोबाइल आसान ऐप जो टैक्स आसान ऐप है उसमें जाके POS पे जाएंगे और POS आपको POS इनवाइसिंग लिंक पे लेके जाएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपकी वो एडवाइस कैप्चर होके हमारे उस डाटा बैंक में आ जाएगी, जिस डाटा बैंक की रिपोजिटरी से हमने हर माह पिछले महीने की 1 से लेकर 30 तारीख तक जितनी कैप्चर्ड ये कंप्यूटराइज्ड इनवाइसेस होंगी जो हमारे POS के इंटीग्रेटेड रिटेल आउटलेट से आपने खरीदारी की होगी
और उनसे वो पक्की रसीद तलब करके आपने स्कैन करके हमारे इस सिस्टम में डाली होगी, तो उस बुनियाद पे हर आने वाले महीने की 15 तारीख को हम FBI हेडक्वार्टर में एक शफाफ कुरानंदाजी के जरिए 5 करोड़ 30 लाख के इनामात उन खरीदारों में शफाफ अंदाज में तकसीम किया करेंगे। और सबसे बड़ा इनाम जो है वो 10 लाख रुपए का, फिर दूसरी पोजीशन पे 5-5 लाख के 2 इनामात और तीसरी पोजीशन पे 2.5 लाख के 4 इनामात के अलावा 1000 इनामात जो हैं हमने 50,000 रुपए मालियत के रखे हैं। इस तरह हर माह 15 तारीख को 1007 खुश नसीबों को ये 5 करोड़ 30 लाख के इनामात दिए जाएंगे। इसका बड़ा मकसद जो है FBI ने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा खरीदारों को एंगेज किया है कि वो जब खरीदारी करें तो वो उन रिटेल आउटलेट्स पे अपनी खरीदारी की और अदा करदा टैक्स की पक्की रसीद तलब करें, ताकि इस मुआशरे में हम एक टैक्स कल्चर को फरोग दे पाएं। मैं आपसे असद साहब यही काटा जाता है, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि वो शफाफ अंदाज में कौमी खजाने में हम ला सके। मतलब कि इस स्कीम के तहत यू हैव ट्राइड टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी कि एक तो ये पक्की रसीद वाला मामला है, इस पे कई जो चेयरमैन आए हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा सर धुनते रहे कि खुदा का वास्ता पक्की रसीद, बिकॉज अगर कच्ची होगी तो कच्ची रसीद का मतलब ये है कि वो हुकूमती ख़जाने को नुकसान है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा ऑब्वियसली अगर अवाम इस तरह करते हैं तो वो अवाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप लोगों की स्कीम यही करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली, इसके 2 बड़े मकासद हैं। एक तो हम रिटेल सेक्टर, जिसका एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क का जो रिटेल सेक्टर है उसका हुजम 18 से 20 ट्रिलियन रुपीस का सालाना टर्नओवर है, और हमारे आदाद शुमार ये कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 3.5 से 4 ट्रिलियन रुपए के जो कारोबारी हुजम है रिटेल सेक्टर का, वो हमारे टैक्स रडार पे है और वो टैक्स की अदायगी करता है, जबकि उसका 80% जो रिटेल सेक्टर है उसका कारोबारी हुजम वो हमारे टैक्स क्लब का मेंबर नहीं है। लिहाजा एक तो उसका असल जो कारोबारी हुजम है वो इस रिलायबल कंप्यूटराइज्ड खुदकार निज़ाम के तहत रिटेल सेक्टर का कारोबारी हुजम मालूम करना, उसका अहाता करना और उससे फिर अदाशुदा जो टैक्स है जो सारिफीन अदा करते हैं खरीदारी के वक्त, उसको महफूज अंदाज में कौमी खजाने का हिस्सा बनाना शफाफ अंदाज में। ये इस इनामी स्कीम के और इस POS निज़ाम के 2 बड़े मकासद हैं। सही है, ठीक। अच्छा असद साहब, FBI लोगों को इस इनामी स्कीम के बारे में कैसे आगाह कर सकता है? आप अवामी स्कीम के लिए हमने इस वक्त मुल्क गिर सतह पे तमाम बड़े कौमी अखबारात और तमाम बड़े TV चैनल्स, जिसमें समा TV भी शामिल है, उस पे हमारी इनामी स्कीम के बारे में एक भरपूर हमागीर कैंपेन चल रही है। हमारे प्राइम टाइम में हर टेलीविज़न चैनल पे हफ्ता के वीकेंड पे, हर हफ्ता के वीकेंड पे जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन तमाम बड़े टेलीविज़न पे आप प्राइम टाइम में देखेंगे हमारा इश्तिहार चल रहा है, जो इस पूरे निज़ाम के बारे में गाइड करता है सारिफीन को, ख़रीदारों को और आवाम को भरपूर अंदाज में एंगेज करने का एक हमने मॉडल बनाया है। सोशल मीडिया पे हमारी ये कैंपेन काफ़ी वायरल है और एक्टिव है। अच्छा। हमारे जो ज़ैली दफातर है पूरे मुल्क के, वो बड़े शॉपिंग मॉल्स पे होर्डिंग, बिलबोर्ड्स और हैंडबिल्स और इश्तिहारात लेके उनके कैश काउंटर्स तक पहुंच गए हैं। हमारा अमलावार रहनुमाई के लिए मौजूद है, बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं उर्दू में आवाम की सहूलत और आसानी के लिए। और हमारे जो ज़ैली दफातर हैं पूरे मुल्क में, हमारे रीजनल टैक्स ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स हैं, वो निकल पड़े हैं और वो एंगेज कर रहे हैं आवाम को भी, लोकल ट्रेड बॉडीज़ को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को, टैक्स बार्स को। और इस तरह आपने जिस तरह आज मुझे लाइव लिया, इस तरह के हम रोज़ाना की बुनियादों पे शोज कर रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पे। अच्छा साहब, आखिर में मुझे भरपूर अंदाज में एंगेज करने ये मुझे बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, इससे बड़ा पूरी दुनिया का निज़ाम मैं आपको बताऊं अपने देख रहे सुनने वालों को कि ये जो टैक्सेशन का अमल है, टैक्स वसूल करना पूरी दुनिया में सबसे पेचीदा और एक सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज तस्वर किया जाता है। पूरी दुनिया ने, खुसूसन महज़ब दुनिया में जहाँ टैक्स टू GDP रेशो बहुत आगे है और वहाँ एक टैक्स का पूरा कल्चर वज़ा कर दिया गया है और उसको फ़रोग दे दिया गया है,
उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने टैक्सेशन रिजीम्स को ओवरऑल चेंज किया है। हम FBR में इस नए विजन के मुताबिक पूरे FBR को डिजिटाइज करने जा रहे हैं और उस डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ ये POS का एक बहुत अहम संगे मील हमारा मंसूबा है, जिसमें शफाफियत है। जब आप टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं तो वो खुदकार होती है, वो शफाफ और काबिल एतबार होती है। हम इस निज़ाम में भी POS में टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। हमारी कुरानदाजी भी कंप्यूटर बैलेट के जरिए होगी और मीडिया नुमाइंदगान के सामने हुआ करेगी। थैंक यू सो मच असद साहब, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त स्कीम आप ला रहे हैं और वो लोगों को ना सिर्फ ये कि एम्पावर करेगी कि वो इनाम जीत सकें, बल्कि वो लोगों के लिए ये भी एक एजुकेशन है कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें पक्की रसीद के साथ ख़रीदें, बिकॉज अगर आप कच्ची के साथ जाते हैं तो वो हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। खेल की दुनिया से दो अच्छी खबरें, एक तो पाकिस्तान ने वाइट वॉश मार दिया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बट एक और चीज़ और वो ये कि नाजरीन अब एक देख सकेंगे बड़ा स्पोर्ट्स शो। इसका आगाज़ होगा पीर से, एंड व्हाट अ बेफिटिंग नेम, इट्स गेम सेट मैच। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सवेरा पाशा, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एंकर हैं। सवेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द समर फैमिली। और इसके साथ साथ शुएब अलवी साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शुएब साहब, आपको भी बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ। गुड टू बी हियर। इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू बोथ। तो मुझे ये बताएं सवेरा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के हवाले से तो हम बात करते ही रहेंगे, बट क्या क्या प्लान्स हैं, व्हाट्स कमिंग इन द स्पोर्ट्स शो एंड ऑल? बहुत सारे प्लान्स हैं। गेम सेट मैच थोड़ा सा डिफरेंट हम करना चाहेंगे और स्पोर्ट्स शोज से, बिकॉज ये जो टाइम स्लॉट जिस पे हमारा शो शुरू होगा 5 to 6 विल बी लाइव, उस पे सारे चैनल्स पे जो है वो स्पोर्ट्स शो आते हैं। ऑब्वियसली इफ यू विल डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स तभी आप चलेंगे, वरना आप नहीं चलेंगे। सो वी आर प्लानिंग टू डू फ्यू थिंग्स डिफरेंट। हम यूजुअली क्रिकेट, वी आर जस्ट वन सिंगल स्पोर्ट नेशन। हम क्रिकेट की बात करते हैं, बट नॉट जस्ट क्रिकेट, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द स्पोर्ट्स। एंड पहले ही शो में हम कोई सरप्राइज साथ लेकर ओके, ज़बरदस्त। तो पहले ही शो में सरप्राइज होगा। ये शुएब भाई, ये जो है ना, दीगर स्पोर्ट्स की जितने भी कवर किए हमने, वो यही शिकवा करते हैं, दे ऑल द चैम्प्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वही शिकवा करते हैं यार, व्हाई ओनली क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से इस जिंक्स को तोड़ने में मीडिया का और हमारे स्पोर्ट्स शोज का बड़ा अहम किरदार होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखो, बिकॉज जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तो वी यूज्ड टू स्पॉन्सर अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इन द 90s ऑल्सो। और उस ज़माने में इवन वॉलीबॉल, समझो टॉप 5 एशिया में, वी वर अमंग द टॉप 5 टीम्स। तो बात बिल्कुल सही कही, यू हिट इट ऑन द स्पॉट कि मीडिया मेक्स द स्पोर्ट। और जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट भी है सवेरा, यू वुड एग्री कि सारी दुनिया में जो प्रोफेशनल लीग्स हैं वो अगर जब मीडिया पे आई तो फिर स्पॉन्सर्स आए, क्योंकि स्पॉन्सर्स ने कहा फिर हमारी ब्रांडिंग दिख रही है, हमारी प्रोडक्ट दिख रही है, हमारी फिर ऑब्वियसली एक प्रमोशन होगी। तो जब वो आके फिर वो जब पैसे देते हैं, फिर वो एसोसिएशन उस पैसे से ऑब्वियसली गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज़ कहूँगा, बिकॉज आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स, आई हैव बीन अ स्पॉन्सर एंड आई हैव बीन एन एनालिस्ट एंड ऑल दैट। हमारे यहाँ जो बेसिकली प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से दूसरी स्पोर्ट्स पीछे रह गए, इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एसोसिएशन। जब हम स्पॉन्सर करते थे सवेरा, यू वुड बी सरप्राइज, हमारा 80% स्पॉन्सरशिप मनी यूज्ड टू गो इनटू द सैलरीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस और गाड़ियाँ और ये और वो पैसा कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा। और जब लगा भी तो वो उस क्वालिटी का नहीं लगा। और फिर उस क्वालिटी का, क्योंकि स्पोर्ट्समैन नहीं पैदा हुआ, तो ऑडियंस नहीं मिली। जब ऑडियंस नहीं मिली तो मीडिया पर हट गया। उसने कहा कि भाई, अगर मैं एक मैच दिखा रहा हूँ वॉलीबॉल का या हॉकी का या कबड्डी का, उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, उसमें वो कैलिबर नहीं आ रहा है, तो ऑडियंस तो गई। तो फिर ऑब्वियसली उनका तो एवरी आवर कॉस्ट मनी, हु बेटर देन यू टू नो। इसको हमने देखा पड़ोसी ममालिक में, मतलब हम भी वही कबड्डी खेलते हैं जो वो खेलते हैं, हम भी वही हॉकी खेलते हैं जो वो खेलते हैं, और हम भी वही वॉलीबॉल खेलते हैं जो खेलते हैं। लेट मी डू कन्फेशन, आई हैव बीन इन द सेम टीम ऑफ वॉलीबॉल एज वेल। बट महक भी हमारे साथ मौजूद है। महक, प्लीज चिप इन। सवेरा गुड मॉर्निंग, शुएब साहब गुड मॉर्निंग, एंड
हम तो ये कहेंगे कि समा की टीम का हिस्सा बनने के लिए जो 2 खूबसूरत फूल हमारे साथ बैठे हैं, आप लोग को बहुत मुबारक हो। सवेरा, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि खातून होने की हैसियत से स्पोर्ट्स के हवाले से बात करना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मुझे तो स्पेशली मुश्किल लगता है। तो जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताएं, कैसे स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट खवातीन का वैसे पहले कम होता था, अब तो चलें काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है, और शायद आप एग्री भी करेंगे इस बात से। महक, बिल्कुल पहले कम होता था, बट मेरा जो स्टार्ट ऑफ था वो था ही हमेशा से आई वाज टिल्टेड टूवर्ड्स स्पोर्ट्स। यूनिवर्सिटी से आई यूज्ड टू प्ले इंटर यूनिवर्सिटी, क्रिकेट नहीं खेलती थी, और स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल की कैप्टन थी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम की, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पीछे में मेरी रिहाइश थी। सो अपने होश में आज तक जितने मैचेस हुए नेशनल स्टेडियम में, बी टेस्ट मैचेस, कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं हुआ, जो कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें मैं गई ना हूँ। सो मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि नेशनल स्टेडियम में जितने मैचेस हुए हैं, वहाँ मैं अपने, जब से मैंने होश संभाला है तब से आई बिन देयर, आई गॉन देयर। और द टाइम जिस वक्त मैं इंक्लोजर्स में बैठी होती थी तो मैं कहती थी नहीं जी मैं अंदर जाऊंगी यहाँ, बट ऑब्वियसली वो वाली एज निकल गई थी कि मैं क्रिकेटर बन जाती या खेल लेती। सो दिस वाज द अनदर ऑप्शन दैट आई हैड, एंड क्रिकेट वाज समथिंग दैट वाज अब्बू के साथ पहले देखती रही और इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। देन आई गॉट मैरिड, मेरा हस्बैंड बहुत शौकीन है क्रिकेट का, सो हमारी डिस्कशन ही घर में क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में या फलाना स्पोर्ट के बारे में होती थी। इवेंचुअली आई सेड व्हाई नॉट टेक इट एज अ प्रोफेशन। वो तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कितना इंटरेस्ट है। Exactly. अच्छा, नाउ द थिंग इज कि, और जैसे आपने एक और बात की कि स्टेडियम से अब जाए ना जाए, शोर तो घर पहुंच ही जाता होगा मैच का, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट एक बार फिर, क्योंकि हमने तो वी लव आवर क्रिकेट, वी लव ऑल आवर स्पोर्ट्स। नाउ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या ज़बरदस्त वाइट वॉश मारा है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि 90s में एक हमारा सेट पैटर्न फॉर्मूला होता था, सेट कर दे टारगेट 220 230 मोर देन इनफ, फिर आपको पता है वसीम भाई, वकार, शुएब, आगे चल के 2000 में, और हम इस सेट पैटर्न पे हम बहुत बुरे चेजर, मतलब चेजर थे ही नहीं। एक होता है बुरा चेज करना, एक होता है चेजर ना होना, बहुत घबराते थे। लेकिन बाबर ने वो क्या रेसिपी लेकर आए हैं टीम में कि अब हम छोटे टोटल नहीं कर रहे चेज, अब हम 200 से ऊपर कर रहे हैं। इसी साल 200 के 3 बड़े टारगेट अबूर के आपने एज स्पोर्ट्स एंकर, आपने भी एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो क्या चीज़ ढूंढी है बाबर में कि यार उन्होंने बिल्कुल काया पलट दी है टीम की। अच्छा, आई वुड से नॉट इंडिविजुअल बाबर, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। इस वक्त जो आप पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं, देखें, इफ वी टॉक अबाउट 2021, देयर वाज अ टर्न अराउंड 2021 में, जहां से शुरू किया था पाकिस्तान टीम में, उस वक्त पाकिस्तान टीम वाज एट लो। मतलब ऐसे भी था कि इंग्लैंड में 24 घंटे में एक टीम बनती है और हम उससे हार जाते हैं, एक इंग्लैंड की डिप्लीटेड साइड से हार जाते हैं। बट देन वर्ल्ड T20 आता है, मैनेजमेंट का शिफ्ट होता है, माइंडसेट का चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट था इन लड़कों में माइंडसेट का चेंज होना और सेल्फ बिलीफ होना। वो जो सेल्फ बिलीफ का चेंज आप इस वक्त देख रहे हैं ना टीम पाकिस्तान में, लाइक एवरी अदर मैच, every different man of the match, everyone's there to chip in. मतलब I remember that time जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम जाती है और बाबर इंजर्ड हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हमारी टीम लवारिस हो गई। मतलब क्या करेंगे? Even the team management, the coach comes into press conference and he says कि हमारा कैप्टन इंजर्ड है, so we don't know क्या रिजल्ट होगा। अब आपको पता है, अभी आपने शुरू के 2 T20s देखे, बाबर आजम did not score, but everyone was there to get up and to score and to perform for the team. So this is what has changed. The attitude of the team itself has changed. और क्या ही अच्छी बात है कि हम अब वो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फियर था इस पे कि बाबर कहीं बेचारा वो सचिन या वो लारा बन के ना रह जाए जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए था, कि वो तो बहुत ही प्रोलिफिक थे, लेकिन टीम जो थी वो मिडिल ऑर्डर पे रॉबिन सिंह या वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में किसी और पे चल रही थी। अब द थिंग इज कि एक और शख्स की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने लीप्स एंड बाउंड्स, जबरदस्त, शानदार। एक वक्त था जब हम सब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार छक्के नहीं लगते इस बंदे से, ये बंदा अच्छी हिटें नहीं मार सकता, ये तो स्टार्क की इन स्विंग पे बोल्ड हो गया है। रिजवान ने क्या कमाल किया है, क्या खाया है उस बंदे ने, क्या दुआएं हैं उसके साथ जो बिल्कुल चेंज कर दिया। हर स्पोर्ट्समैन के बारे में ये कहूँगा, इट्स अप टू द इंडिविजुअल। आपको जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, आपको जितना अच्छा कोच मिल जाए, जब तक इंडिविजुअल अपने ऊपर मेहनत नहीं करेगा, जब तक इंडिविजुअल अपनी वीकनेसेस नहीं रियलाइज़ करेगा, जब तक वो अपना गेम खुद नहीं लिफ्ट करेगा, चाहे वो किसी स्पोर्ट में हो, नो वन कैन डू इट फॉर हिम। जैसे हम जिंदगी में भी
आप चाहे कॉर्पोरेट करियर में हो, चाहे किसी आर्टिस्ट हो, कुछ हो, जब तक आप खुद अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, लोग एक हद तक आपको मदद कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते। तो रिजवान ने क्या किया, सही बात कि रिजवान ने 2 चीज़ें नोट की कि मेरी, जैसे आपने कहा, जब आपको पता है उसको 6 नहीं लग रहा है तो उसको भी पता है, और उसको पता है अगर मैंने वाइट बॉल क्रिकेट में आना है, स्पेशली T20 में, तो आई मस्ट स्कोर। तो एक तो उसने अपनी प्रैक्टिस की, उसने अपनी एनालिसिस की कि वाई इज़ इट कि उससे 6 नहीं लग रहे। एक तो देखें, ही वॉज कमिंग लोअर डाउन इन दी ऑर्डर। जब वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलता भी था पाकिस्तान टीम के लिए, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही वेंट टू श्रीलंका इन 2014-15 जब भी था, तो ही वॉज कमिंग लोअर डाउन इन दी ऑर्डर। और लोअर डाउन इन दी ऑर्डर का मतलब ये है कि 5-6 ओवर रह गए, अब आपने जल्दी में मानना है। अच्छा, जब वो ऑस्ट्रेलिया गया है पहली दफ़ा फुल टाइम, तो आप देखें उसने टेस्ट मैच में ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड 100, और उसमें वहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि वाइट बॉल क्रिकेट में भी अब वो अपने स्ट्रोक्स खेल रहा है। तो जो सारा क्रेडिट रिजवान को जाता है, ही हैज़ रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ, ही हैज़ प्लेड फेयरलेस क्रिकेट। और जो सबसे अच्छी बात है कि जब वो सरफराज को रिप्लेस करके आया, उसने कहा मुझे ओपन करना है। जब वो ओपन गया है तो उसको जो पावर प्ले में वेकेंट फील्ड्स मिली हैं, वहाँ जब उसने अपने शॉट्स खेले तो देन ही रियलाइज्ड आई कैन हिट, राइट। और उसके बाद जैसे मैं कहूँगा, उसने नेट में प्रैक्टिस की, उसने बॉलर से कहा कि मुझे ऐसी गेंदें दो जिसके जो मुश्किल हो। तो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड आउट, एंड प्लस सेल्फ बिलीफ। अगर आप ये यकीन कर सकते हैं कि जो मैं नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपकी जब जिद्दोजहद बढ़ती है, तो बेसिकली ये जो न्यूजीलैंड का टूर था, दैट वाज द चेंजर, दैट वाज द कैटलिस्ट। बिकॉज जब उसने न्यूजीलैंड में जाके टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द ऑर्डर जाके उसने रन्स बनाए और इतने शॉट्स बनाए, वहाँ से उसने कहा यस आई कैन डू इट। सो आई थिंक बात सारी ये है कि ही हैज़ अप्लाइड हिमसेल्फ, ही हैज़ प्लेड फेयरलेस क्रिकेट, और उसने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस किया। अच्छा, एक बड़ा मेरे हमेशा से जहन में ये सवाल रहता है, जब मैं स्पोर्ट्स पे या क्रिकेट पे, कोई भी स्पोर्ट्स है, उस पर जब पड़ोसी मुल्क की एक अप्रोच देखता हूँ, द वे दे मीडिया, वो तो उनकी अपनी छोड़ें जो उनकी टीम ने क्या किया और सारी चीज़ें किस तरह उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई किया, बट द वे द मीडिया उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया है। व्हाट डू यू थिंक सवेरा, कि क्या अब टाइम नहीं आ गया है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की भी, कि वो भी उतना ही टाइम अपने स्पोर्ट्स के साथ लगाएं? बिकॉज नाउ मीडिया रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी आप लास्ट हफ्ते का सर्वे है, द मोस्ट लाइक्ड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो जाता, ठीक है, ये उन पे टाइम लगाया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है, इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है। यू एज अ स्पोर्ट्स मीडिया पर्सनालिटी, व्हाट डू यू थिंक कि हम इस पे कहाँ खड़े हुए हैं? जब भी उनके कमेंटेटर्स आते हैं कमेंटिंग करने मैच में, लगता ही नहीं है कि वो न्यूट्रल कर रहे हैं, वो तो लगता ही कि मतलब इंडिया पे बिछे जा रहे हैं। ये ना करें हम भले से, ठीक है, लेट्स बी न्यूट्रल, बट स्टिल आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने लड़कों को, हम अपने स्पोर्ट्स को उसी तरीके से उसी तरह सपोर्ट करें एज मीडिया, जिस तरह बाकी जगह पे हो रहा है, स्पेशली इंडिया में? देखिए फैसल, ये तो एक बहुत बड़ा गिवन फैक्ट है दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक ब्रांड्स एंड इंडिया नोज हाउ टू मेक ब्रांड्स। यू हैव सीन देम मेकिंग ब्रांड्स। हम अपनी ब्रांड्स को डिटोरिएट करना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें लगता है नेगेटिव खबर जो है वो ज़्यादा दूर तक भागती है, सो जी नेगेटिव ढूंढो, कुछ नेगेटिव निकालो, अरे उसने ऐसा क्या किया, वो ऐसे क्यों बैठा हुआ था, वो मोबाइल पे था, वो फलाना था, वहाँ हम वी ट्राई टू फाइंड द नेगेटिविटीज इंस्टेड ऑफ मेकिंग our players a brand. Matlab, if you talk about Babar Azam right now, he's one of the best in the world. Yes. But are we focusing on him that way? And then itself individuals पे भी depend करता है। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली, आप पुराने विराट कोहली को याद करें, that aggressive, arrogant guy जो कि इधर से उधर सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, and then he was tamed by MS Dhoni, and then he groomed himself as a person himself. एक जिस बैकग्राउंड से वो था, he was not that well spoken, उसने अपने आप को उस तरीके से भी ग्रूम किया। बाबर के ऊपर सोशल मीडिया की टीम उनके साथ काम करती रही, उनकी एक चीज को अच्छा बना के पेश करना। He is the most followed cricketer on Instagram right now. So he has like 125 million followers on Instagram. तो अपने आप को विराट कोहली ने भी ब्रांड बनाया, इंडियन क्रिकेट ने भी, मीडिया ने भी, और डेवलप हुआ। बाबर पे काम हो रहा है बहुत, बाबर को डेवलप करने का बहुत काम हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट योर परफॉर्मेंसेज, इट्स योर ऑरा
जो पूरा आपको एक ब्रांड बनाता है। उस ऑरा को बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो बॉटम लाइन है वो हमें काम करना पड़ेगा अपने स्पोर्ट्स के साथ। मैं ये नहीं कह सकती कि जी एजुकेशन कंपलसरी करते हैं, बिकॉज कहीं किसी की कोई और सिनेरियो होता है, कोई डिफरेंट होता है, बट दिस ग्रूमिंग कैन बी थ्रू फेडरेशंस एंड बोर्ड्स। सही। अच्छा सोएब साहब, मेरा यहाँ पे ये सवाल है, जैसे सवेरा भी बात करी है हमारे पड़ोसी मुल्क की, ब्रांड बनाते हुए मीडिया तो अपना किरदार जिस हद तक अदा कर सकता है वो करता है, लेकिन पीसीबी का भी कहीं ना कोई किरदार तो होता ही होगा, और वो जितना भी किरदार हो आपकी नज़र में, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे सवेरा ने बिल्कुल सही कहा, ब्रांड और माई कॉर्पोरेट लाइफ हैज़ बीन ऑल अराउंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। एसोसिएशन जो है ना वो ब्रांड मैनेजर का रोल प्ले करती है। एसोसिएशन जो है वो जो प्लेयर है उसकी पोजीशनिंग करती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप कभी किसी की स्ट्रेंथ्स को अगर जिसको कहते हैं कि कैपिटलाइज नहीं करेंगे और उसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट यू डू इज़, आप पहले इंडिविजुअल देखते हैं और आप देखते हैं कि उसकी जो एक्सट्रीम जो पेरिफेरीज हैं वो कहाँ तक एक्सपैंड हो सकता है, उसको उसके बियॉन्ड भी ना ले जाए और उसको अंडर प्ले भी ना करें। तो एसोसिएशंस, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको मैनेज करना। जैसे अभी इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में उन्होंने देखा विराट कोहली चाहे जितना बड़ा प्लेयर है, जैसे अभी सवेरा ने बताया 125 मिलियन फॉलोअर्स, दे सेलेक्ट हिम एज अ वाइट कैप्टन। व्हाई? बिकॉज दे सेड उस ब्रांड ने अपनी जो पोजीशनिंग की है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशनिंग पे पहुंच गया। नाउ ही कांट डिलीवर, सो नाउ दे बिल्डिंग रोहित एज अ ब्रांड फॉर वाइट ब्रांड क्रिकेट। तो इसमें जो ब्रांड मैनेजर होता है, जब हम ब्रांड मैनेजर होते हैं, वी हैव टू बी वेरी रूथलेस, वी हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग ऑन द ब्रांड, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू से ओके दिस इज इट, लेट्स मेक अनदर ब्रांड। आप ये देखें, इंडिया की जो सबसे बड़ी बात है, हम सोच ही नहीं सकते थे सचिन रिटायर होगा और वो खबरों से गायब हो जाएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ है, विदिन 6 months ही वाज गॉन, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट विराट कोहली। सो हमारे यहाँ ये होता है कि जब रिटायर होता है तो 4 साल तक सिर्फ उसका ही जिक्र होता रहता है कि देखिए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इज द बोर्ड, इज द एसोसिएशन दैट हैंडल्स द प्लेयर, उसके टेंट्रम्स हो गए, उसकी ग्रूमिंग हो गई, सबको वो निखार के और ब्रांड बनाते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा, इंडिविजुअल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, हम जब ब्रांड्स करते थे वो दे वर प्रोडक्ट्स, राइट, दे वर नॉट लिविंग बीइंग्स, लेकिन स्पोर्ट्समैन इज अ लिविंग बीइंग। तो ही ऑल्सो हैज टू रियलाइज कहाँ मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, कहाँ मैंने अपने पोजीशन करना है, एंड यस द एसोसिएशन इज द ब्रांड मैनेजर। एंड फैसल, एक और चीज मैं चिप इन करना चाहूंगी। और सर जी हमें ना डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगे। कीजिएगा जी, आप ऐड भी कीजिएगा। और एक मेरा सवाल भी लीजिएगा कि आप माशाल्लाह से इतने अरसे से ये काम करती आ रही हैं, मुझे ये बताएं कि जैसे सुहेब साहब भी कह रहे हैं मैनेजमेंट की बात, हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखी जाती है हर चीज़ के हवाले से। प्लीज़ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि इसमें भी थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं उसी से कुछ रिलेटेड बात कर रही थी कि हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा चीज़ों का। व्हेन वी टेक एग्जांपल, जैसे हम बार बार हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया की, वी नीड टू डिसेंट्रलाइज। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बट अगर इंडियन हॉकी की बात करती हूँ, सो देयर दिस ओडिशा, उनका एक स्टेट है जिसने जिम्मेदारी उठा ली है। यहाँ पे हमारे यहाँ अगर इफ वी टॉक अबाउट कराची, वी हैव एन एरिया लियारी, हमें पता है वहाँ से फुटबॉलर्स निकलते हैं, वहाँ से बॉक्सर्स निकलते हैं। वाई डोंट वी इन्वेस्ट ऑन दोज एरियाज इंस्टेड ऑफ सारी चीज़ें अपने हाथ में लेने के कि नहीं जी हम करके देंगे। आप उनको एम्पावर करें, आपके लिए खुद लोग काम करने को तैयार हैं, बट आप उनकी एम्पावरमेंट को रोक रहे हैं। मतलब अभी रिसेंटली देयर वाज दिस डिसीजन मेड कि जो सारी ये वापडा है या रेलवे है या उन सबको मना कर दिया गया है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो लड़के हमारे ओलंपिक्स में गए या जो एथलीट्स हमारे फीमेल्स हमारी ओलंपिक्स में गई या पैरालंपिक्स में गए, दे वर ऑल पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपने वहां रोक दिया है कि हम अपना प्लान खुद निकालेंगे, तो आप तो लोगों से छीन के खुद अपने पास जिम्मेदारी वापस लेकर आ रहे हैं। इट वुड हैव बीन बेटर कि आप डिसेंट्रलाइज करें। एक और बात इसमें मैं ऐड करूंगा, सवेरा हैज मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि देखिए आपने वहां से तो हटा दिया, यू नेवर स्टॉप वन थिंग जब तक दूसरी चीज़ डेवलप ना हो जाती है। आप ज़रूर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड नॉट स्पेंड ऑन दैट बिकॉज वो स्पोर्ट्समैन के ऊपर नहीं होता है, अपने ऑफिशियल्स के ऊपर ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे सवेरे ने कहा पहले आप डिसेंट्रलाइज करें,
टेल द रीजनल एसोसिएशंस टू लिफ्ट देम फॉर जब वो 2 साल बाद उस लेवल पे आ जाएं, ट्रांसफर द प्लेयर ऑन टू हिम। यहाँ तो आपने ये किया कि इनको बंद कर दिया, उनको डेवलप नहीं किया। स्पोर्ट्समैन तो ना इधर करा ना उधर करा। इतनी डेवस्टेटिंग स्टोरीज हैं। लास्ट वीक वी कवर्ड अ स्टोरी फ्रॉम लियारी की जिसमें 14वें नंबर पे है हमारी एक बच्ची बॉक्सर, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है, हम जब भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं वो कहते हैं ना किस्मत जो है ना वो पीछे कहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है कि यार मैं नहीं करने दूंगी। कोरोना आ गया, अब ये वनडे सीरीज़ हमारी आगे चली गई है, तो और फिर PSL में भी अभी कह रहे हैं कि जी हम बायोसिक्योर बबल टाइट कर देंगे एंड ऑल। मुझे बताएं क्या होने जा रहा है। देखिए बायोसिक्योर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वी शुड नॉट ब्लेम PCB राइट नाउ फॉर दैट, इसलिए क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है ये T10 खेलते हुए आ रहे हैं कुछ लड़के डायरेक्टली आ रहे हैं, मगर इन कंसिडरेशन इंक्यूबेशन पीरियड को इन कंसिडरेशन नहीं लिया गया, क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट पे इनका टेस्ट हुआ, यहाँ पहुँचते ही इनका रैपिड एंटीजन हुआ, तब तक ये सब नेगेटिव आए। उसके बाद जब शुरू के 3 प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे, तो जो सबसे पहले होटल में जब टेस्ट हुआ था, सो वहाँ वो 3 पॉजिटिव आए और उनको आइसोलेट कर दिया गया, विच मीन्स दे कैरीड द वायरस हियर। तो एक्चुअली तो हमें उनसे थ्रेट होनी चाहिए कि भाई वो लेकर आए वायरस हमारे मुल्क में। सो अभी तक थैंक गॉड के पाकिस्तान क्रिकेट में से कोई भी, पाकिस्तान टीम में से कोई भी लड़का पॉजिटिव नहीं आया। सो वी कैन नॉट ब्लेम दैट ऑन PCB के PCB का बायोसिक्योर बबल खराब था। मैं ये कहूँगा, देखिए हम वी रेड अबाउट दिस कोविड, इसलिए जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको 7वें 8वें दिन जाके उसका पॉजिटिव आता है, यू आर अ कैरियर ऑल द वे, और आपका नेगेटिव भी आ रहा है, बट दैट्स अ फॉल्स नेगेटिव बिकॉज बाय द टाइम इट एक्सपेंड्स आपको 7वें 8वें दिन पता चलता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जैक्टली। तो जैसे अभी ये हुआ है कि हमने भी ये सुना, जो मैंने PCB से बात की, आई वाज एट द स्टेडियम आल्सो, वो लोग यही कह रहे थे कि दुबई एयरपोर्ट और कुछ लोग अमेरिका से आए हैं जी, यू नो सम ऑफ द प्लेयर्स केम फ्रॉम देयर, वहाँ पे बहुत फैला हुआ है ओमिक्रॉन। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि जब ये आपस में मिले हैं और ऑब्वियसली जब एयर कंडीशन सिचुएशन में आप बैठते हैं तो जब वायरस स्प्रेड्स मोर, एयरपोर्ट इज सेंट्रली एयर कंडीशन, द एरोप्लेन इज सेंट्रली एयर कंडीशन, तो जब यहाँ आए तो कुछ प्लेयर ऐसे थे जो 7 दिन पहले इन्फेक्ट हुए होंगे, उनका पॉजिटिव आ गया। सही। जो दूसरे इन्फेक्ट हुए थे उनका 4 दिन बाद पता चला। और जैसे सवेरा भी कह रही है कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत इनसे मिले हैं, बस अल्लाह का शुक्र ये करें कि अभी तक कुछ नहीं आया है, बट यू कैन हियर एनी न्यूज़ टुमारो। बट व्हाट वील हियर इज नाउ गुड न्यूज़ फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स थिंग, बिकॉज सवेरा मुझे बताएं क्या करने जा रही हैं। एक तो आपने कह दिया सरप्राइज, हम तो नहीं रुकेंगे सरप्राइज के लिए, प्लीज गिव अस अ बिट ऑफ टीजर अबाउट द शो सो दैट वी कैन रैप अप। अच्छा, सरप्राइज हम मगर फिर भी यहाँ नहीं खोलेंगे, बट एक चीज जरूर है दैट समा फैमिली को दिस सेलिब्रिटी ज्वाइनिंग इन, और समा फैमिली का हिस्सा बनने वाली एक सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटी पहले दिन शो पे हमारे साथ होंगे और फिर रेगुलरिटी में आपको हमारे शो पे साथ दिखेंगे। वो एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि वो जब ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड भर जाते हैं, जब वो ग्राउंड से बाहर आते हैं तो ग्राउंड खाली हो जाते हैं। आज तक ऐसा होता है। मेरा आपको इजाजत दे रही है गेस करने की कि अगर मैं गेस कर लूं? नहीं, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्योंकि ये चीज एक ही के साथ एट्रीब्यूटेड है। हाँ बिल्कुल पता चल गया। थैंक यू सो मच सवेरा, थैंक यू सो मच भाई। बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो, गेम सेट मैच, एंड इट्स फ्रॉम Monday to Friday and it's 5 to 6। तो पीर से जुम्मा 5 से 6 कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि सवेरा भी होंगी, शोएब भाई भी होंगे, ऐसे शख्स भी होंगे जो स्टेडियम में होते थे तो लोग होते थे, नहीं होते थे तो लोग चले आते थे। हम ब्रेक ले रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, ब्रेक। वेलकम बैक। कराची से एक अहम डेवलपमेंट आ रही है। मक्का टेरेस खाली ना करने पर सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा तहरीरी फैसला दे दिया है। मक्का टेरेस के बिजली, गैस, पानी के कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया है। SPCA को हिदायत भी कर दी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लें और फैसले पर अमल करें। कराची का मक्का टेरेस, इसको खाली ना करने पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा तहरीरी फैसला दे दिया है और मक्का टेरेस के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर को वाज़ेह हुक्म के बावजूद फैसले पर अमल नहीं हुआ और ये भी बताया गया कि 12 में से 8 मकीनों ने अभी तक पोर्शन खाली नहीं किए, तो ऐसे में SPCA को कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत लेने की हिदायत भी कर दी है।
चलें जी आगे बढ़ते हैं, कोस्टा रोमांटिका की बात करते हैं, जिसके बारे में हर किसी को अब शौक चढ़ चुका है कि अंदर से देखना ये इटालियन क्रूज़ है कैसा। लेकिन एक अच्छी खबर ये नहीं है कि इस क्रूज़ की जो रंगीनियां हैं वो ज़्यादा देर तक अब बरकरार नहीं रहेंगी। इस जहाज़ के अंदर की रंगीनियां जो हैं वो ज़्यादा देर तक कायम क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि शायद कोई कंस्ट्रक्शन या फंड्स का इशू है। कोस्टा रोमांटिका के अंदर की लग्जरी सहूलियात और इसका आगे का फ्यूचर क्या डिसाइड हुआ है, ये हमें बताएंगे रिजवान आलम अपनी रिपोर्ट में। न्यू कोस्टा रोमांटिका अपने नाम की तरह रोमांटिक, ऐसा पुरतायुश क्रूज कि जिसमें कयाम और सफर के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। बनने के 29 साल बाद और दुनिया भर के अनगिनत साहिलों से हमकिनार हो जाने के बावजूद भी इसका शिको और जमाल बरकरार है। इस वक्त भी जब ये टूटने के लिए शिप ब्रेकिंग यार्ड पर आ लगा है, ऐसे जहाज अपने बनाने वाले के विजन की ताबीर और इसके ज़ौक़ के आईनादार होते हैं। इस क्रूज शिप को देखने के लिए कराची की आवाम जो है जोक दर जोक आ रही है, लेकिन उनको इसका मौका नहीं दिया जा रहा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम आपको बताएंगे इस क्रूज शिप में क्या क्या है और ये कितना खूबसूरत है, कितना जदीद है और इसके अंदर क्या क्या सहूलियात मौजूद है। आइए आपको क्रूज शिप की सैर करवाते हैं। इस लग्जरी जहाज का एक एक कोना इटालियन तख्लीककारों के ज़ौक़ जमाल का आईनादार है। 292 मीटर तवील और 60 मीटर बुलंद इस क्रूज पर 920 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात था, जो हम वक्त इन अमीर तरीन मुसाफिरों की खिदमत के लिए मसरूफ़ रहता था, जो अपनी छुट्टियाँ ख्वाबनाक अंदाज में गुजारने के लिए कोस्टा रोमांटिका का इंतखाब करते थे। इस जहाज़ में 14 मंजिलें और 12 अर्शे हैं। आने जाने के लिए 5 लिफ्टें नस्ब हैं। 1.5 किलोमीटर तवील ये जहाज गडानी के साहिल पर कटने, टूटने और बिकने के लिए लग चुका है। ये जहाज का सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये सबसे ऊपर वाला डेक है। इसमें 14 मंजिलों वाला इस जहाज में हम इस वक्त 12वीं मंजिल पे खड़े हैं और इससे ऊपर 13वीं मंजिल है, लेकिन इसमें 13वीं मंजिल नहीं है, इसको 14वीं मंजिल करार दिया गया है, क्योंकि 13वीं मंजिल जो है वो यूरोप और अमेरिका में अमूमन नहीं हुआ करती। जगह जगह मुसव्वरी के फनपारे और मुजस्मा साजी के शाहकार वाज़े कर देते हैं कि इस जहाज का ताल्लुक यकीनी तौर पर इटली से है। कॉरिडोर्स हों या लग्जरी सूट्स, इनमें मौजूद फर्नीचर, हर चीज में आसाइश और खूबसूरती को यकजा किया गया है। जहाज के मुसाफिरों के लिए स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, जिकोजी, स्पा मौजूद है। मुसाफिरों को दुनिया भर के बेहतरीन खाने फराहम करने के लिए इस क्रूज में 5 रेस्टोरेंट्स और डाइनिंग हॉल मौजूद है। इटालियन क्रूज शिप में मौजूद इस मेन रेस्टोरेंट में लगी ये सैकड़ों कुर्सियां और मेजें ये बता रही हैं कि यहाँ पर एक वक्त में सैकड़ों अफराद खाना खाते होंगे। और जब मुसलसल इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाने को मिले तो फिटनेस के मसाइल तो पैदा हो सकते हैं, मगर कोस्टा रोमांटिका में इसका इंतजाम भी मौजूद है। क्रूज शिप में फ्लोटिंग जिम भी मौजूद है, जिसमें फिटनेस की बेहतरीन मशीनें और सहूलियात मौजूद हैं। शहरी दूर दूर से इस क्रूज को देखने के लिए आ रहे हैं और इसके अंदर की आसाइशों को देखकर हैरान हो रहे हैं। पूरा तो नहीं देख सके, बहरहाल शॉर्ट में देखा, काफ़ी देख लिया, तो अच्छा शिप है, हर चीज़ बहुत अच्छी है इसमें। आप खुद देखें तो हैरान हो जाए। मेरे ख्याल शायद ऐसा ही पाकिस्तान में कोई होटल हो जैसा इसमें है। कोस्टा रोमांटिका नील गो समंदर में अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मौजूद है, मगर इसे खरीद कर गडानी लाने वालों को इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने स्क्रैप पर्पस के लिए खरीदा है, ठीक है, स्क्रैप पर्पस के लिए ही ये पाकिस्तान आया है, तो ये स्क्रैप ही होगा।
ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे या फ्लोटिंग शिप या इससे फेरी वगैरह, ऐसी कोई भी हमारे तरफ से कोई भी ऐसा कोई नहीं था। कहते हैं कि हीरे की कदर जोहरी ही जानता है, इसलिए इस जहाज में मौजूद सामान को हासिल करने के लिए खरीदार गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच रहे हैं। क्रूज कोस्टा लाइन जो बहुत मशहूर है मेडिटेरेनियन के अंदर, इटालियंस और मेडिटेरेनियन में ज़्यादा चलती है ये। मैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, टूरिज़्म और एविएशन, और जहाँ टूरिज़्म की बात आती है तो वहाँ इंटरेस्ट हो जाता है। और जब मैंने इसके बारे में न्यूज़ सुनी कि देयर इज़ अ क्रूज शिप फर्स्ट टाइम कमिंग टू कराची, तो उस वजह से फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। आई थिंक लॉट ऑफ फर्नीचर इज़ देयर विच इज़ गुड फॉर रेस्टोरेंट्स या हॉस्पिटल होटल्स वगैरह के लिए, प्लस जिम है काफ़ी बड़ा माशाल्लाह, तो दैट इज़ समथिंग उसकी वैल्यू है। एंड प्लस फिक्सचर्स इन द रूम्स, बेडरूम्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी कंडीशन में हैं, उनको आप स्क्रैप नहीं समझ सकते, दे आर वेरी गुड कंडीशन, सो यू कैन प्रोबेबली यूज़ इट। गडानी आने वाले हर जहाज की तरह कोस्टा रोमांटिका को भी इसी अंजाम से दो चार होना है जो गडानी पहुंचने वाले हर जहाज का मुकद्दर होता है। कैमरामैन जिशान अली के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, शिप ब्रेकिंग यार्ड, गडानी, बलूचिस्तान। ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा जहाज़, और फिर बदकिस्मती फैसल ये कि आप इसे अंदर से देख नहीं सकते, और जब आपको पता चला कि अच्छा इसकी किस्मत क्या है तो ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, हमने तो मुझे लगता है शायद पैकेज में देख के ही इंजॉय कर लिया। रिजवान खुशकिस्मत मुझे लगता है रहे हैं जिनको अंदर तक जाने का मौका मिला है। हाँ। अच्छा फैसल, अगर आपको कभी इस तरह के क्रूज़ पर सफ़र करने का मौका मिले और जाने का कहीं पर भी मौका मिले और आपको पता हो कि यार इतनी अंदर ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कहाँ का सफ़र करना पसंद करेंगे? कागज की कश्ती जो आपने बना दी है ना, ये बह जाएगी। मैं यही कह रहा था आपसे कि वो ना इतने महंगे क्रूज, एक तो आया बेचारा वो कह रहा है स्क्रैप के लिए आया, स्क्रैप ही होगा, ये स्क्रैप ही होगा। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे कब मौका मिले ज़िंदगी में, वो भी इतने महंगे। अच्छा ये सिर्फ इन्होंने बताया है ना हमारे नुमाइंदे ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका टिकट कितना होगा, यहाँ कॉस्ट कितनी आएगी। अमीरों के शौक है, मैं मतलब ये आप लोगों के शौक है, हम तो बस कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी, ख़त्म बात। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब ज़रा जनाब अली हम ये कहना चाहेंगे लोगों से कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ज़रूर उसको देखने जाएं, लेकिन ये ना करें कि वहाँ अपनी सेहत का जो है ख्याल ना रखें और पानी में चले जाएं। जैसे कि हमारे नुमाइंदे जा रहे थे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वो जाने लगे थे पानी की तरफ। ठीक है, सफाई का भी ख्याल रखें, सफाई का भी और एक ख्याल और रखें, बात, ये भी बहुत ज़्यादा और आपने कहा ना कि जो लोग नहीं देख सके वो क्या करें, वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा इंतजार करें। पुर्जा अलग होके सब मार्केट में आया होगा यहाँ कराची में, पुर्जा अलग होके वो सब आपको मिल रहा होगा। तो आपसे हम इजाजत लेते हैं और सब आप देख भी सकते होंगे और हाथ में ले भी सकते होंगे और आप इंजॉय भी कर सकते होंगे कि ये वही बड़े से जहाज की छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मिलेंगे पीर को। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।